पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारे पास नया ऑप्शन क्या हो सकता है और किस तरीके से हमारी जेब पर भार ना पड़े, उसके लिए हम तैयारी करें। और शायद यही वजह है कि नई क्रांति के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लोग उसको अपना रहे हैं। अभिजीत सिन्हा मेरे साथ हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के, और ऐसे में उनसे समझ लेते हैं कि भविष्य कैसा है। क्या अगर हमको दिल्ली से आगरा जाना है और उस परिस्थिति में जो ड्राइव होगी 250-300 किलोमीटर की, उसमें कितने पावर स्टेशंस होंगे, कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशंस होगा, और इसके अलावा पूरे देश में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को घूमना है तो वहाँ परिस्थिति क्या होगी, वो भी उनसे समझ लेते। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि दिमाग में सवाल एक आता है, वो ये कि आखिर 130 किलोमीटर 150 किलोमीटर की बात हम करते हैं जब एक बार हम चार्ज कर लेते हैं, बार बार चार्ज करने की बात आती है। कितने पावर स्टेशंस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के किस तरीके से आप लोग चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, वो थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर गाड़ियों के इस्तेमाल की बात है तो इसके इस्तेमाल को दो तरीक़ों से बाँटा जाता है, एक शहर के अंदर और एक शहर के बाहर। जब शहर के अंदर की बात होती है तो आप इन चार्जर्स पे डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन जब शहर के बाहर की बात होती है तो कितने चार्जर हैं और किस तरह की सुविधा आपको मिल सकती है, इसके ऊपर शायद अपनी गाड़ी को लेकर कहाँ तक जा पाएंगे और कहाँ तक नहीं जा पाएंगे। इसके लिए पूरे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना ही सक्षम होने की ज़रूरत है जितना पेट्रोल पंप और डीजल के पंप्स हैं, जिसका अभी अभाव है। तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा की, उसमें हम मोस्टली जो पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं, जो फ्रेट व्हीकल्स हैं या जो भाड़े की किराए की जो गाड़ियां हैं, जैसे आप स्विफ्ट डिज़ायर या इनोवा बुक करके जाते हैं, जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं, इनका एक विकल्प बनाया गया। आपको ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां मिल सकती हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सर्विस भी शुरू कर दी है। तो इसके ऊपर जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा, ये पायलट के तौर पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसमें आप 4 व्हीलर और बस दोनों का इस्तेमाल कर पाएंगे और दोनों की जो कीमत होगी यूज़र के लिए वो कन्वेंशनल जो गाड़ियां हैं आईसी इंजन की, उससे कम होगी। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ये सफ़र पूरा जो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया जा सकता है भविष्य में, लेकिन वो भविष्य कितना दूर नज़र आ रहा है, उसको लेकर रूपरेखाएं लगातार आप लोग तैयार करें? अगर आप नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट की बात करें तो दिल्ली से आगरा जो यमुना एक्सप्रेस पे है उस पर अभी ट्रायल रन पूरा किया जा चुका है, दिसंबर में ही पूरा किया जा चुका था। और दिल्ली से जयपुर की बात करें तो जयपुर की तरफ जाने के लिए जो 2 प्रोटोटाइप स्टेशन बनने थे वो दोनों स्टेशन गुरुग्राम में बन चुके हैं। अब नोएडा में 2 प्रोटोटाइप स्टेशन बनने हैं। इसके बाद 30 और स्टेशन बनाए जाएंगे जो इन गाड़ियों को चार्ज दे सकेंगे रास्ते में। कोई भी फ्लीट ऑपरेटर जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको गाड़ियाँ 30% कम दाम पर मिल सकेंगी। 30% कम दाम पे मिलना एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी गाड़ी खरीदने वालों के लिए, और जो लोग इन गाड़ियों से जाना चाहते हैं वो बिना खरीदे जा सकेंगे। सो अच्छी बात यह है कि आप खरीदें तब जब आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर और इस मोबिलिटी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, और वो कॉन्फिडेंस देने के लिए हम आपकी जेब से कम पैसे लेंगे। डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ आप बुक करके जाएंगे या डीजल बसों में जाएंगे, जो भाड़ा आप दे रहे हैं उससे 30% कम भाड़ा होगा। भविष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो, क्योंकि पूरा हाईवेज़ ग्रीन हाईवेज़ के तौर पे अब तब्दील हो रहा है, वहाँ हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव करें। ऐसे में जितने नए हाईवेज़ बन रहे हैं वहाँ पर पावर स्टेशन और इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। या क्या ये सफ़र कब तक मुमकिन हो पाएगा कि दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहे तो? देखिए, दिल्ली से मुंबई एक बार में पायलट नहीं है, दिल्ली से जयपुर तक का ही पायलट है और दिल्ली से इस तरफ आगरा तक का ही पायलट है। ये पूरा 500 किलोमीटर का पायलट है। इसके अंदर 18 चार्जिंग स्टेशन हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड हैं। 2 चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो 100% सोलर पावर्ड हैं। करीब करीब 100 गाड़ियाँ एक स्ट्रेच के ऊपर डाली जानी है, और इन 100 गाड़ियों में जो लोग दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा का सफ़र पूरा करेंगे उनको 30 गाड़ियाँ सुबह में दिल्ली से जयपुर के लिए और 30 गाड़ियाँ जयपुर से दिल्ली के लिए मिलेंगी। तो 40 गाड़ियाँ जो बीच की हैं ये गाड़ियाँ स्टेशनों पर रखी जाती हैं। सो 4 व्हीलर को लेकर एक बहुत बड़ी दुविधा सामने लाई जाती है कि 4 व्हीलर में स्वैपिंग नहीं हो सकती है। हाईवे पे जाने के लिए हमें रुक के चार्ज करना पड़ेगा। ये सब बातें गप हैं, इन सबसे ऊपर जा चुकी है तकनीक। और आप अगर 4 व्हीलर से भी जाते हैं दिल्ली से जयपुर तो आपको जहाँ चाय पीने के लिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यूजुअली 100 किलोमीटर चलने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जितनी देर में आप चाय पियेंगे उतनी देर में आपको फुल चार्ज गाड़ी, क्योंकि हर स्टेशन पे गाड़ी रखी गई है और इस मॉडल का नाम रिले मॉडल है। सो रिले मॉडल 4 व्हीलर में बहुत सक्सेसफुल है। और जहाँ तक आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर की बात करें, हर स्टेशन पे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 15 2 व्हीलर और 15 3 व्हीलर भी रखे गए हैं जो उन स्टेशंस का इस्तेमाल कार्गो के तौर पे करने देंगे।
आप अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, इन सभी वेबसाइट्स पर जो डिलीवरी का टाइम है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। पहले हफ्तों में था, दिनों में आ गया है और अब वो घंटों में आ रहा है। सो अगर किसी को वृंदावन में, आगरा में, बहरोड में कोई चीज़ खरीदनी है जिसको दिल्ली से जाना है, तो इन स्टेशन पे उन चीज़ों को उतारा जा सकता है और वहाँ के आसपास जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्टेशन पे खड़े हैं वो उन्हें ले जाकर डिलीवर कर सकते हैं। सो इसका डबल इस्तेमाल होगा। यानी भविष्य की बेहतर तकनीक को इस्तेमाल करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, थोड़ा सा सर इधर आ जाते हैं। एक बात ज़रूर है कि आप कहेंगे कि इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशंस को लेकर सरकार की एक और नीति भी है, जो चाहे वो इसको खोल सकता है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने की बात है। तो ये कहा जा रहा है कि आम पब्लिक भी जो है, अगर चाहे तो भविष्य में चार्जिंग स्टेशंस को अपने यहाँ खोल सकती है। उसको लेकर रूपरेखाएं क्या चल रही हैं? चार्जिंग स्टेशन देश में है नहीं जितने चाहिए, और पेट्रोल पंप के बराबर सुविधा चाहिए अगर आपको उस लेवल पे अडॉप्शन करना है तो। और इसमें सारा का सारा बोझ चार्जिंग स्टेशन लगाने का, खरीदने का, इसके टेंडर को फ्लोट करने का अगर सरकार के जिम्मे होगा तो शायद हमें और समय लगे और वक्त लगे, और लगा भी है। पिछले 10 सालों से चार्जिंग स्टेशन की कवायद चल रही है। अगर मैं पहला चार्जिंग स्टेशन कहूँ तो वो 2011 में इनोग्रेट हुआ था और आज आप 2022 में हैं। सो ये चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। 2018 में जब इसकी पहली बात हुई तो उसी समय ये क्लियर हो गया कि लाइसेंस नहीं चाहिए, तो पूरा देश चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए उत्सुक होगा। लेकिन कब? जब आपको पता होगा कि ये चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की तुलना में कमाते कितना है, इसमें लागत कितने लगने वाली है और इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इसके कंप्लाइंसेस कैसे होंगे, सेफ्टी कैसी होगी, डिज़ाइन कैसे होगा, लेआउट कैसे होगा। इन सब चीज़ों को पब्लिक तक मुहैया कराने के लिए ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ने ये पायलट किया है, जिसमें 2 स्टेशन गुड़गांव में प्रोटोटाइप बना दिए गए हैं। आप लगाना चाहें, मैं लगाना चाहूँ, किसी के पास ज़मीन है और उनके पास कैपिटल है, वो बिल्कुल लगा सकते हैं। और वो कितना कमाएंगे? गुड़गांव के जो स्टेशन हैं वो 72% यूटिलाइजेशन पे हैं। जो हमारा नेशनल एवरेज है वो 5 से 7% यूटिलाइजेशन का है। सो अगर आप 72% यूटिलाइज़ करते हैं अपने इन चार्जर्स को, तो आपकी पूरी लागत जो है इन चार्जर्स को लगाने में वो 36 महीने में वापस आ जाती है इन्वेस्टर के पास। पेट्रोल पंप की लागत करीब करीब 22 से 24 महीने में वापस आती है और मेट्रो की लागत करीब करीब 8.5 साल में वापस आती है। सो अगर 36 महीने में वापस आ रही है तो आप, मैं, जो दर्शक इसे देख रहे हैं, आप में से कोई भी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कहीं भी किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रोटोटाइप हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यानी साफ है कि एक कदम आगे बढ़ाइए, नई तकनीक को अपनाइए, भविष्य को देखिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।